बात शुरू हुई थी राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पर हो रही सियासत से, और वो बात अब आ गई है भारतीय संस्कृति और राजनीति में शिष्टाचार के ऊपर। और इसी मुद्दे पर अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक चिट्ठियों की जंग छिड़ गई है। राहुल गांधी के खिलाफ बदजुबानी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी और ये कहा कि बीजेपी और सहयोगी दलों के नेता लगातार राहुल गांधी के लिए बेहद आपत्तिजनक और हिंसक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे आग्रह है कि ऐसे नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं। अगले दिन आया इस चिट्ठी का जवाब, और वो जवाब दिया बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्र लिखकर। जेपी नड्डा ने लिखा कि आपने राजनीतिक मजबूरीवश अपने फेल्ड प्रोडक्ट को पॉलिश करके बाजार में उतारने की कोशिश की है और इसीलिए आपने पीएम को खत लिखा है, जिसने संसद में देश के पीएम को डंडे से पीटने की बात कही, जिसकी भ्रष्ट मानसिकता से देश वाकिफ है। उस राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश किस मजबूरी के तहत कर रहे हैं, ये लिखा जेपी नड्डा ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं द्वारा दी गई 18 गालियों का भी जिक्र अपनी चिट्ठी में किया। फिर आई कांग्रेस की बारी। पहले पार्टी ने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष की प्रतिक्रिया बचकानी और सतही है, और फिर आज प्रियंका गांधी ने पीएम पे ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति में बहुत जहर घुल चुका है। प्रधानमंत्री जी की आस्था अगर लोकतांत्रिक मूल्यों, बराबरी के संवाद और बुजुर्गों के सम्मान में होती तो इस पत्र का जवाब वो खुद देते। इसकी बजाय उन्होंने नड्डा जी की ओर से एक हीनतर और आक्रामक किस्म का जवाब लिख करके भिजवा दिया। 82 वर्ष के एक जन नेता का निरादर करने की क्या जरूरत थी, ये कहना था प्रियंका गांधी का। फिर जवाब दिया किरण रिजिजू, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी को याद दिलाया कि खड़गे जी अध्यक्ष हैं और उनकी चिट्ठी का जवाब बीजेपी के ही अध्यक्ष ने दिया है। तो क्या कांग्रेस अध्यक्ष बीजेपी अध्यक्ष से ऊपर है? बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जहर की राजनीति खुद कांग्रेस पार्टी करती है। अब मुद्दा यह है कि राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा तो खत्म हो गई, पर उससे जो राजनीति शुरू हुई है वो अब सड़कों पर भी उतर आई है। भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया और जुबानी जंग दोनों तरफ से अभी भी जारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को राहुल गांधी ने कहा सड़क पर डंडे पड़ने चाहिए। राहुल गांधी सोनिया गांधी मौत का सौदागर बुलाती है। अगर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और खड़गे जी करते हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप इस तरह का वक्तव्य दें, क्योंकि अभी तक आपने देश की जनता से माफी नहीं मांगी है। तो बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी जी को टारगेट करते हैं, बेबुनियाद बातें बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गालियां देते हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नेता जो बोल रहा है, लेकिन जो नेता का नेतृत्व करने वाले हैं, अगर वो खंडन नहीं कर रहे, वो दंडित नहीं कर रहे हैं, वो इस बयान को सही मान रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि भारत सरकार और भाजपा की यही सोच है। अभी चिट्ठियों का दौर चल ही रहा था कि इस बीच एंट्री हुई तेलंगाना के निर्मल जिले में खानापुर से कांग्रेस के विधायक वेदमा बोज्जू की। उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू के सिर काटने पर इनाम देने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी रवनीत सिंह बिट्टू का सर काट के उनके पास लाता है तो मैं अपनी पूरी की पूरी जमीन उस आदमी के नाम करने को तैयार हूं। తప్పకుండా మేము కూడా ప్రకటిస్తున్నాం। ఏజే ఖానాపూర్ శాసనసభ్యులు నేను కూడా ప్రకటిస్తున్నాను, అతని తల్లిని ఎవరైతే తీసుకొస్తారో మా నాన్న సంపాదించిన భూమి 1 ఎకరం 38 గుంటలు నేను కూడా రాసిస్తాను। जो राहुल गांधी देश विदेश हर तरफ मोहब्बत की दुकान के दावे कर रहे थे, जिनके लिए 3 दिनों में 3 चिट्ठी और सियासी कलेश हो गया और नफरती बयानबाजी पर सियासी संग्राम छिड़ा है, उन्हीं के विधायक के जहरीले बयान ने अब कई सवाल भी खड़े कर दिए। अब ये विवाद एक और चल रहा था कि पीएम मोदी ने भी महाराष्ट्र के वर्धा में एक जनसभा में कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने किसी चिट्ठी का जिक्र तो नहीं किया, पर उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की मानसिकता में ही जहर भर गया है और अब उसको चलाने वाले लोग टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल है। ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। जिस पार्टी में
हमारी आस्था और संस्कृति का जरा सा भी सम्मान होगा, वो पार्टी कभी गणपति पूजा का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। कांग्रेस गणपति पूजा का विरोध करने लगी। कर्नाटका में तो कांग्रेस सरकार ने गणपति बप्पा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। गणपति की जिस मूर्ति की लोग पूजा कर रहे थे उसे पुलिस वैन में कैद करवा दिया। तो अड़ी में आज के सवाल हैं सीधे, क्या टुकड़े टुकड़े गैंग का आरोप किस हद तक सही है? क्या सिर काटने की धमकी के लिए कांग्रेस के विधायक पर कार्रवाई होगी? और क्या बीजेपी भी अपने उन हिंसक नेताओं पर कार्रवाई करेगी जो ऐसी ही धमकी राहुल गांधी के खिलाफ दे चुके हैं? और आखिरकार इस चिट्ठी वॉर में कौन भूला है शिष्टाचार? सैयद जफर इस्लाम, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी हमारे साथ हैं, और धीरेन्द्र कुमार सिन्हा, प्रवक्ता एलजेपी रामविलास के हमारे साथ है। सबसे पहले आलोक जी, आपकी पार्टी कल पूरे दिन सड़कों पर थी, वो कह रही थी कि राहुल गांधी जी को धमकी दी जा रही है, और फिर आ गए आपके ये विधायक जिनका नाम है, वो खानापुर से विधायक हैं। क्या कहा है उन्होंने? कहा है कि मैं ये घोषणा करता हूं, कोई भी रवनीत सिंह बिट्टू का सिर लेके आएगा, मैं अपनी संपत्ति, अपने पिता की संपत्ति उसके नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। इनका नाम है वेदमा बोज्जू। देखिए, मुझे लगता है पद्मजा जी, मैंने ना तो बयान सुना है, और अगर वो बयान ठीक है, मैं आप पर भरोसा करता हूं, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और अपने पार्टी के हाईकमान से पूरी तरह से निवेदन करूंगा कि इस तरह की भाषा अगर कोई भी बोल रहा है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए, और एज पर रूल ऑफ लॉ भी कोई कार्रवाई बनती है तो वो भी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी व्यक्ति को बचाने के पक्ष में नहीं। अब बात आती है कि किस तरह से क्या हो रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलने लगते हैं, एक सेकंड, क्योंकि आपने स्टैंड लिया है, आपने स्टैंड लिया है, मैं सैयद जफर इस्लाम से भी पूछ लेती हूं। आलोक शर्मा कह रहे हैं कि मैं निवेदन करता हूं पार्टी की लीडरशिप से अनुशासनात्मक कार्रवाई करे वेदमा बोज्जू के खिलाफ। क्या आप यही बात तरविंदर मारवा के लिए, रवनीत बिट्टू के लिए कहेंगे? सैयद जफर इस्लाम, एक स्टैंड दे दीजिए, अच्छी शुरुआत होगी। हर पार्टी को यह स्टैंड लेना चाहिए कि कार्रवाई कीजिए, पार्टी से बाहर निकालिए, जेल में डालिए। देखिए, मैं दो अलग अलग सिचुएशन है। मैं इस बात का, ना हमारी पार्टी ना हमारी लीडरशिप कभी भी इस बात का सपोर्ट नहीं करती है कि किसी भी राजनेता को किसी दूसरे राजनेता के खिलाफ इस तरह की भड़काओ, इस तरह के भाषण देना चाहिए, इस तरह की बातें करनी चाहिए। हम इसका कभी भी, हम बराबर विरोधी करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर इसमें साथ में कहना चाहता हूँ, और हम कभी भी इसको इंडोर्स नहीं किया, हमारी पार्टी कभी इंडोर्स नहीं करती, बल्कि उसको दंडित करती है। हमारी पार्टी में एक डिसिप्लिनरी कमेटी है, कमेटी के पास जाता है और कमेटी उस पर देखती है, कारण बताओ, नोटिस भेजती है, उसके बाद कारण देखने के बाद उसको दंडित भी करती है। लेकिन, और कितनी बार दंडित किया, आपके पास कितने मिसाल हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रा समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी होती है कि विदेश में जाके देश को कमज़ोर करने वाली ताकतों के साथ हमदर्दी दिखाने वाली बात, उसमें जहाँ पर उन्होंने, बिट्टू जी ने भी अपने बातों को जिस तरह से बोला तो उसको क्लैरिफिकेशन भी दिया है। मैं समझता हूँ कि उनका पहले का जो स्टेटमेंट था वो सही नहीं था, लेकिन उन्होंने क्लैरिफिकेशन देके उसको खुद ही बता दिया कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि वो किस, आप उसको उसी वर्ड्स के हिसाब से मत चलिए, मेरा कहने का ये मतलब था। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आखिर राहुल गांधी जी की ऐसी कौन सी मजबूरी, कौन सी ताकत है जो उन्हें इस बात पे मजबूर करती है कि विदेशी जब जमीन पे रहते हैं तो ऐसी ताकत है। चलिए, कम से कम टीवी पे ही सही दोनों पार्टियों ने ये स्टैंड लिया है कि हम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। अब आगे कितनी कार्रवाई होती है इसका तो हम इंतजार करेंगे। सैयद जफर इस्लाम कह रहे हैं कि माइंडसेट, मानसिकता वो है जिसको आज प्रधानमंत्री ने कहा अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े वाली मानसिकता। आलोक शर्मा जी, देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने एक बार भी नहीं कहा कि हम अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे।
इन्होंने अगर और मगर और डिफेंड करने की काम किया। यही जेपी नड्डा जी की चिट्ठी में हुआ और इसीलिए पूरे लोकतंत्र में और पूरे समाज में वैमनस्य और द्वेष फैल रहा है पिछले 10 साल से। इनका मूल मकसद ही ये है कि किस तरह से मूल मुद्दों से भटकाया जाए और जहर का पूरा बोया जाए समाज के अंदर। अभी भी आपके स्पीच में इन्होंने देख लिया। अब बात आती है अर्बन नक्सल की और टुकड़े टुकड़े गैंग की। देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि अगर देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग है और मोदी जी आप केवल भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं क्या? अगर टुकड़े टुकड़े गैंग है जिसको अमित शाह जी ने और गृह मंत्रालय ने संसद में मना किया कि देश में कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है और देश के प्रधानमंत्री आज वोट मांगने चल दिए तो फिर झूठ बोलने लगे। या तो अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। और अगर टुकड़े टुकड़े गैंग है तो देश के प्रधानमंत्री को लज्जा आनी चाहिए कि आपके प्रधानमंत्री रहते हुए टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे है। आज तक वो टुकड़े टुकड़े गैंग जिनको आप कहते हैं वो जेल के अंदर क्यों नहीं? उनको पहली डेट के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत कैसे दे दी? पहली डेट के ऊपर। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री सैयद इस्लाम अपने विरोधियों को टुकड़े टुकड़े गैंग बस मत करार दे दीजिए, उनके ऊपर खिलाफ एक्शन लीजिए। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं ना, एक एक करके। चलिए, अब अर्बन नक्सल पर वो कह रहे हैं जो भी अर्बन नक्सल है आप जेल में डाल दीजिए, केस कीजिए उनके खिलाफ। सिर्फ अपने विरोधियों को एक लेबल मत लगाइए। सैयद जफर इस्लाम, हमने तो बहुत हमने केस में हमने देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है कि वो जेल में डाले। हमारा काम है जो चीज़ें उसको उजागर पब्लिक डोमेन में रखने का काम है, वो हम करते हैं। अब जहाँ पर है कोर्ट में जाके बहुत सारे लोग छूट जाते हैं। हमने तो कई लोगों को जहाँ हमारी सरकार रही हमने डाला और जेल में रखा और उसके बाद अगर कोर्ट उनको बरी करती है तो कोर्ट का मामला है। लेकिन हमने कभी कोई इसमें सख्ती से चुके नहीं और हमने सख्ती से निपटने की कोशिश की है ऐसे ताकतों को जो देश को कमज़ोर करती है। और इसी कड़ी में मैं पूछना चाहता हूँ फिर से एक बार हमारे मित्र आलोक भाई से पूछना चाहता हूँ कि भाई आखिर ये कौन सी मजबूरी है राहुल गांधी जी की कि जो बाहर जाते ही वो देश के खिलाफ बोलना लगते हैं? ऐसी ताकतों के मैं उत्तर देता हूँ पद्मजा कि एक ही पेज में दोनों दिखते हैं। अब पन्नू जो है पद्मजा, मैं उत्तर दे देता हूँ। वो देश का कट्टर दुश्मन, एक आतंकवादी, एक ऐसा आतंकवादी जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, वैसी ताकतों के साथ आप दिखते हैं कि आप उसी पेज पर दिखते हैं। ठीक है, कौन सी मजबूरी है? मैं थोड़ा पढ़ के बता दूं कि आज प्रधानमंत्री ने क्या बोला। उन्होंने कहा आज की कांग्रेस में नफरत का भूत घुस गया है। उनकी भाषा देखिए, ये देश विरोधी एजेंडा है, समाज को तोड़ रहे हैं, लोगों की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग और अर्बन नक्सल चढ़ा रहे हैं, नफरत का भूत कह रहे हैं आपकी पार्टी के अंदर। आलोक शर्मा, देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कि कोई देश का प्रधानमंत्री करे तो उस देश को सोचना चाहिए कि क्या हमने किसी सड़क छाप व्यक्ति को तो देश का प्रधानमंत्री नहीं बना दिया। मैं सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप चुनाव आता है तो मंगलसूत्र, मुजरा और पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हैं आप, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले और भैंस खोल ले जाएंगे। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? अब बात आते हैं, सबसे पहले पन्नू से ही शुरू कर लेते हैं। नहीं, आप वहां पर पन्नू बैठता है, यहां पर राहुल गांधी जी आते हैं। पन्नू, मैंने सड़क छाप भाषा कहा है, बिल्कुल सड़क छाप भाषा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये सड़क छाप भाषा है और देश के प्रधानमंत्री लगातार इसका उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, एक ये बिल्कुल सड़क छाप भाषा है। वापस आता हूं मैं। एक मिनट देखिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। नहीं, एक मिनट मैं फिर कहूंगा, मुझे केवल ये बता दीजिए। अरे भाई, समय दीजिए। एक सेकंड आपको दूंगी समय में। गजब बात है, मुझे बोलने तो दीजिए भाई। पन्नू के ऊपर आज ही भारत सरकार को नोटिस हुआ है अमेरिका की एक कोर्ट से। आज हालत यह है कि सरकार को विदेश नीति का पता ही नहीं। पन्नू भी हमारी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, गणपति पूजा का किसी ने विरोध नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। किसी ने अगर विरोध किया तो यह कि न्यायपालिका और विधायिका साथ अगर फोटो खिंचवाएंगे और इस तरह के कार्यक्रमों में जाएंगे तो उसका गलत संदेश जाएगा। गणपति पूजा का किसी ने विरोध नहीं किया। तीसरी झूठ कि वहां पर कैद कर दिया गणेश जी को। अरे भाई, बीजेपी के कुछ असामाजिक तत्व गणेश जी की मूर्ति लेकर सड़क पर बैठ गए। पुलिस ने समय रहते उस मूर्ति को पुलिस वैन में रखा कि अगर इन लोगों में गुस्सा आया, भगदड़ मची, मूर्ति टूटी तो बीजेपी एक बवाला और खड़ा कर देगी देश में। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जो बनारस में 700 मंदिर टूटे थे, उनके शिवलिंग और उनकी मंदिर कहां हैं?
उनकी मूर्तियां क्या वहां पर बनारस में 2 पुलिस स्टेशन में नहीं रखी हैं? सब देश के प्रधानमंत्री हैं आप, आपकी संसदीय क्षेत्र में क्या हुआ था आप बताएंगे जरा? ठीक है सर, अभी आपको मुद्दे यही पे ही नहीं रहते पता हैं। कि आपके संसदीय क्षेत्र में शिवलिंग और शिव जी की मूर्ति, एक मिनट देखिए आप बीच में, नहीं, क्योंकि हम इसी मुद्दे पे रहते हैं। अभी पद्मजा जी, अभी जो पद्मजा जी, मेरी पत्राचार बात हो रहा है, पूरी हो अभी हम जाने बनारस पे जाएंगे, फिर शिवलिंग पे जाएंगे, फिर अतिक्रमण पे जाएंगे, तो अभी के मुद्दे पे रहते हैं। आप कह रहे हैं कि सड़क छाप भाषा, नहीं आप 3 बार और 4 बार झूठ। मोदी जी की स्टेटमेंट गणेश पूजा पर दिखाएंगे, फिर उत्तर नहीं सुनेंगे। तो आप स्टेटमेंट पे बोलिए ना, आप स्टेटमेंट पे आप बोलिए। उत्तर तो सुन लीजिए ना। हाँ, मैं स्टेटमेंट पे ही बोल रहा हूं कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो झूठ बोला। देश के प्रधानमंत्री ने देश के सामने झूठ बोला। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री बताएं कि बनारस के अंदर जो मूर्तियां और शिवलिंग रखे हैं वो कब मुक्त होंगे। ठीक है धीरेन्द्र उसके ऊपर नहीं सिन्हा, बोलेंगे। सड़क छाप तीसरी भाषा चीज, और झूठ देश के से जहर प्रधानमंत्री- फैलाया जा रहा है। एक मिनट, एक एक उनको मौका दीजिए, उनको मौका दीजिए। वो राजकुमार भाटी भी बैठे हुए। 10 सेकंड नहीं, आपके पास आऊंगी मैं सैयद जफर इस्लाम। 10 सेकंड बताइए धीरेन्द्र जी, झूठ जी और 10 सेकंड सड़क छाप भाषा पीएम के बारे में कहा, मुझे जवाब देना है। मुझे एक बार एलजीपी को भी बोलने दीजिए, फिर वापस आपके पास आऊंगी। हाँ धीरेन्द्र पद्माशा जी, ये सड़क छाप कौन बोल रहे हैं ये पूरा देश और दुनिया देख रही। आदरणीय राहुल गांधी जी से सड़क छाप भाषा कोई और भारत की पार्टी या कांग्रेस पार्टी से ज्यादा नहीं बोलती। आज देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ में जिस तरह का भाषा बोला गया है, आज तो विपक्ष के नेता हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता तो राहुल गांधी जी रहे, लेकिन उन्होंने कहा है कि सड़क पे उनको डंडे मारे जाएंगे। ये क्या कोई मर्यादित भाषा है? ये किसी विपक्ष के नेता को इस तरह का भाषा बोलना चाहिए? अगर वो खुद में सुधार कर लें और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब चिट्ठी लिखते, मर्यादा का बोध कराते हैं वो प्रधानमंत्री जी को कि आप अपने लोगों पर और आपके द्वारा इस तरह के भाषा बोला जा रहा है। अगर ये चिट्ठी वो अपने पार्टी के नेता को अगर दे देते कि आप अपनी मर्यादा में रह करके बात करिए, तो जैसा वो नजीर पेश करते, फिर भी मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कभी भी अपनी गरिमा को नहीं खोया। लेकिन उनके लोगों ने जिस तरह की भाषा कि मोदी तेरे टुकड़े होंगे, मोदी जी तेरे लिए कब्र खोदी जाएगी, मोदी जी की माता जी के लिए क्या नहीं बोला गया, गिन के 110 गालियां इस कांग्रेस पार्टी के द्वारा दी गई है। और आज ये ज्ञान दे रहे हैं जिस तरह से देश का मान सम्मान गिराया, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री का मान सम्मान गिराया है, आज ये दूसरे को भाषा की मर्यादा बता रहे हैं। अगर ये खुद मर्यादित हो जाएंगे, खुद अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल और दूसरों को ज्ञान देना। और दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि खुद राहुल जी क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे उनके बिहाफ पे क्यों चिट्ठी लिख रहे हैं? पद्मजा जी, जो आपने कांग्रेस के एक विधायक को कोट किया कि उसने ये कहा है कि जो गर्दन काट के लाएगा उसे इनाम दूंगा, संपत्ति दूंगा, ये बहुत ही चिंताजनक है। न केवल भाषा की मर्यादा के लिहाज से, बल्कि ये सोच बहुत खतरनाक है देश के लिए। अगर कोई व्यक्ति अपने विरोधी का सिर काटने की बात करता है तो देश में लोकतंत्र कहाँ बचेगा, देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा, देश खत्म हो जाएगा। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, लेकिन मैं इस बात की प्रशंसा करना चाहूँगा कि आलोक शर्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में उसका विरोध किया और ये तक कहा कि उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती हो करें, और कांग्रेस आला कमान से भी मैं मांग करूंगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन सर होती नहीं है ना कार्रवाई। इमरान मसूद ने भी कुछ साल पहले बोला था कि मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, उनको तो पुरस्कार ही मिला। चलिए अच्छी बात है कि टीवी पे स्टैंड लिया है, पर असल जीवन में कुछ एक्शन होता है क्या उनके खिलाफ? नहीं पद्मजा जी, पुरस्कार नहीं मिला था, टिकट तो मिला ना। इमरान मसूद जेल के अंदर गया था, वो तो गए थे, वो तो न्याय ने अपना, कानून ने अपना काम किया। वो जेल के अंदर गया था, उसको माफी मांगी तो दिया गया था उनको। पद्मजा जी बाहर आके तो 100 से ज्यादा हीनियस क्राइम करने वाले सांसद बैठे हुए हैं इस संसद के अंदर, आप टिकट की बात कर रही हैं? नहीं, वो बैठे हुए हैं, पर अगर आप सच में भर्त्सना करते हैं उनकी बोली की, जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था, तो उनको टिकट देने से एक तरीके से एंडोर्समेंट तो होगा ना, ये बात तो आप मानेंगे। चलिए राजकुमार भाटी को अपनी बात पूरी करनी है। फिर भी मैं ये कह रही हूं कि आपने आज स्टैंड लिया है। उन्होंने 4 बार माफी मांगी,
और ऑन कैमरा माफी मांगी अच्छा, उन्होंने। ठीक है, उन्होंने लेकिन 4 बार क्या माफी की? बीजेपी के लोग जिन्होंने गोली मारने की बात की उनको पारितोषित नहीं किया गया? ठीक है, उन्होंने 4 उनको बार माफी केंद्र में मांगी मंत्री तो फिर नहीं उनको बनाया माफ गया? कर दिया गया। राजकुमार भाटी अपनी बात पूरी जिन करिए। लोगों ने रामजादे और हरामजादे इस देश की जनता को कहा, पद्मजा जी, जिन लोगों ने रामजादे और हरामजादे 2017 में इस देश की जनता को कहा दिल्ली के अंदर, उस महिला को केंद्र में 6 महीने बाद मंत्री नहीं बनाया गया? ठीक है, मेरे पास 20 एग्जाम्पल है मेरे पास। ठीक है, राजकुमार भाटी अपनी बात पूरी करेंगे, फिर धीरेन्द्र सिन्हा। देखिए, मेरे साथ आपके इस शो में अन्याय हो रहा है। मुझे अब 15 सेकंड केवल बोलने दिया गया। जिस तरह और लोगों को सुना गया, मुझे भी सुना जाना चाहिए था। और पद्मजा जी, आपको इसमें गेम नहीं खेलना चाहिए कि आप मेरे मतलब मैं कह रहा हूं जो आपके शो में बोला गया मैं उसकी बात कर रहा हूं। आलोक शर्मा, अगर इतिहास की बातें उठाएंगे, दल है वो, और मैं आपको पूरा वक्त अब वापस दे रही हूं, बोलिए। नहीं, जब मैं बोल रहा था आपने बीच में ये कहना शुरू किया कि कार्रवाई नहीं हुई है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आपके शो में आलोक शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में निंदा की है, कार्रवाई की मांग की है, पार्टी से भी और कानूनी कार्रवाई की भी। इस बात की प्रशंसा आपको भी करनी चाहिए, मैं भी कर रहा हूं, और दर्शक भी समझ रहे होंगे कि कौन साफ मन से बोल रहा है। जफर इकबाल जफर भाई बार बार घुमा रहे हैं बात को, इफ एंड बट लगा रहे हैं, किंतु परंतु लगा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने नीचे से लेकर ऊपर तक, जो बीजेपी के एक नेता ने कहा राहुल गांधी की जीभ काट के लाएगा उसे इनाम दूंगा, एक ने कहा राहुल गांधी जो हस्त्र तुम्हारी दादी का हुआ वही तुम्हारा होगा, कोई राहुल गांधी को मूर्ख बता रहा है, पागल बता रहा है। गलत मत बीजेपी बोलिए। के एक भी नेता ने, किसी ने स्पष्ट शब्दों में इन बातों की निंदा नहीं की है। ये बहुत शर्मनाक है और भारतीय जनता पार्टी अक्सर ऐसा करती है। मैं बहुत कम शब्दों में, मैं केवल ये कहते हुए कि जो नड्डा जी ने जवाब दिया और जो मोदी जी की आपने बाइट सुनवाई, उन्हें सुन के मुझे एक कहानी याद आ गई कि कोई अध्यापक किसी के घर गए तो वो लड़का रास्ते में खड़ा होकर पेशाब कर रहा था। अध्यापक ने कहा ये तो बहुत खराब बात है, मैं तुम्हारे पिताजी से शिकायत करूंगा। पिताजी कहाँ तुम्हारे? उसके पिताजी छत पे खड़े होकर पेशाब कर रहे थे। तो छोटे नेता तो बोल ही रहे हैं, मोदी जी उनसे भी आगे बढ़ के अपमानित कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं को। ठीक है, इस पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक कोई एक सभ्य और शालीन भाषा बोलने वाले व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि ये भाषा गलत है। और जो अगर हम इस तरह के लोगों को नहीं रोकेंगे, चाहे किसी भी पार्टी में हो, मेरी पार्टी में हो, दूसरी पार्टी में हो, अगर इस तरह के लोगों को नहीं रोकेंगे, देश का बहुत बड़ा नुकसान दे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। धीरेन्द्र सिन्हा। पद्मजा जी, देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि गोली मारने की और उनकी दादी की तरह, मारवा ने क्या कहा था उसको, ये मतलब इनकी आईटी सेल ने काट करके दिखाया। उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन मिसलीड ये कैसे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमती गांधी ने आतंकवाद को बढ़ाने समय तत्कालीन उस समय के जो उसके नेता थे भिंडरवाला, उनको बढ़ाया। बाद में वो इतना नासूर बना कि उसके लिए उनको ब्लू स्टार करना पड़ा, जिसके चलते हमने देश में अपने एक प्रधानमंत्री को खोया है। और फिर वही गलती आदरणीय राहुल गांधी जी ऐसे जो खालिस्तान समर्थक नेता है, उनके समर्थन में अगर वो बोलते हैं तो फिर कोई वैसा ही घटना न घट जाए। यही बात उन्होंने मारवा ने कही, लेकिन उसको इन्होंने, इनके आईटी सेल ने काट करके पद्मजा जी चला रहे हैं लोग, और बोल रहे हैं कि इनको धमकी दे रहे हैं। तो उन्होंने तो आगाह किया है भाई कि हम आलोक शर्मा, आप मानते हैं ये? एलजेपी कह रही है तो काट छाट के आप आधा सत्य दिखा रहे हैं, आधा झूठ। आलोक जी, बिल्कुल उन्होंने वही कहा है। पद्मजा जी, पूरी बाइट में चला रहा हूँ, अरे पूरी बाइट में बता रहा हूँ। फैक्ट्री, ये लोग झूठ, बहुत झूठ हैं। आलोक शर्मा जी, मैं कह रहा हूँ यह बाइट गलत नहीं बोला है, ये 36 गलत नहीं बोला गया है, कोई काट छाट नहीं है। आप सुनिए, उन्होंने क्या बोला है कि आपके दादी के तरह हस्र होगा। दादी का क्या हस्र हुआ? अरे भाई, बाइट चल रही है, मैं एक एक शब्द बता देता हूँ। शर्मा जी, आप पद्मजा जी, इनको शांत कीजिए, मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ। इनको शांत कीजिए, मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ। बताइए आलोक शर्मा। अब दिक्कत यह है कि जो आदमी सरेआम धमकी दे रहा है कि राहुल गांधी तू बाज आ जा, नहीं तो तेरा भी हर्ष वही होगा जो तेरी दादी का हुआ था। अरे सुनिए ना भाई यार जरा, इसके इसी बाइट के ऊपर, ये ओरिजिनल बाइट है, इसके ऊपर एफआईआर। अरे सुनिए ना भाई जरा, आपके फोन में ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। इसके ऊपर एफआईआर हो गई। ये सलाह है भाई। 2 सेकंड दीजिए हमें, हम खुद निकाल करके चलाएंगे। हमारे पास भी वो बाइट है जो क्या बोला था तरविंदर मारवा ने, पर इसकी शुरुआत किसने की?
सिन्हा जी, इसकी शुरुआत की किसने? ये टीवी 9 की ही बाइट है पद्मजा जी, टीवी 9 की ही बाइट है। बताइए सैयद जफर इस्लाम। और कांग्रेस का दावा है कि आप इफ एंड बट मत कीजिए, आप खुल करके बोलिए कि ये गलत है। देखिए, मैंने कहा ना कि हर चीज का कॉन्टेक्स्ट होता है, पर्सपेक्टिव होता है। ये जो बढ़ा दो फैन बिट्टू जी ने जो कहा, उसके पीछे जो है एक कारण था कि पन्नू को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप। बाहर की धरती में है, देश के बाहर जाके पन्नू जैसे लोग जो देश का बहुत बड़ा दुश्मन है, उसको आप पन्नू को सपोर्ट किसने किया? उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो जिस तरह की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी जी, और सिख समाज के बारे में जिस तरह के बारे में बोले अन्याय हो रहा है यहाँ पर, वो मतलब पन्नू की भाषा है। जब है बिल्कुल। और किस तरह के अन्याय हो रहा है भाई, देश में जो है देश में जो है सिख समाज के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या नहीं किया। लेकिन आपने तो सिख समाज को मारा। आपने 1984 में जो आपने उनको कत्ल किया, आपने बड़ा पेड़ छोटा पेड़ करके आपने उनको कत्ल कर दिया, उनके घर उजाड़ दिए, सब कुछ कर दिए। और अब प्रधानमंत्री 10 सालों में उनको सिर्फ नवाजा है। सुना देते हैं एक बार तरविंदर मारवा ने कहा क्या था, आप उनके बारे में इस तरह की बातें कोई शंका ना रह जाए। एक सेकंड, क्या बोला था तरविंदर मारवा ने? क्या उसमें कांट-छांट की गई है? क्या सच में उन्होंने कुछ ऐसा नफरती बोला था? एक बार सुन लेते हैं। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी, जो तेरे दादी का हाल है। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी, जो तेरे दादी का हाल है। तो हमने सुना दिया है। कोई भी पार्टी ये कह सकती है कि चलिए अब इनके खिलाफ तो केस भी हो गया है, अब कानून अपना काम करेगा, पर इसकी निंदा करनी चाहिए पार्टी के हर प्लेटफॉर्म से, बजाय इसके कि उसको डिफेंड किया जाए और कहे कि कांग्रेस काट-छाट कर रही है। ये तो कर ही सकते हैं ना। नहीं, देखिए, इस तरह की भाषा अगर बोली जाती है पंजा जी, ये बिल्कुल निंदनीय है, चाहे वो हमारी पार्टी का हो, एनडीए गठबंधन के कोई नेता बोलते हो या आप अभी 2 मिनट में अपनी बात से पलट गए अपनी बात से। लेकिन नहीं सुनिए शर्मा जी, उन्होंने जो बोला बेशर्मी की हद, 2 मिनट में यू टर्न ले लिया इन्होंने। शर्म की तरह मत बोलिए। नहीं, यू टर्न ऐसा था वैसा था, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उन्होंने गलत नहीं बोला है, उन्होंने गलत नहीं बोला है, आपने गलत उसको साबित किया है। उन्होंने गलत नहीं बोला है, चाहिए अभी भी, मतलब अभी भी डिफेंड करने आप बेशर्म है, आपसे बड़ा जनता देख रही है कि क्या बोल रहे हैं। आपसे बड़ा बेशर्म ये नफरत की खेती करते हैं। प्रधानमंत्री को डंडे मारने की बात करते हो आप। अभी 2 मिनट में यू टर्न ले लिया, 2 मिनट में। टीवी 9 ने जैसे ही बाइट चलाई अपनी भाषा बदल दी। मैंने तो बड़ा दिल दिखाया है। बहुत कमजोर लोग हैं। अरे पूरी बाइट नहीं है वो भाई, स्टैंड किया करें। क्या बात करते हैं आप? अपनी बात पर स्टैंड करेंगे। बाइट नहीं हो तो किसी, मैं पूरी बाइट में 36 सेकंड की चला देता हूं। अरे नहीं है पूरी बाइट। देखिए, जहां तक कानून का सवाल है, इनके खिलाफ कानूनी एक्शन होना चाहिए। किसी भी अदालत को ये फैसला करना चाहिए कि काट-छाट हुई है, या फिर उनको फंसाया जा रहा है, या फिर सच में उन्होंने ये भाषण दिया है। पर आलोक जी, इससे पहले कि हम चिट्ठी पर आगे बढ़े, क्योंकि बात ये भी हुई, आज प्रियंका गांधी जी ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि आप किसी के पीछे छुप करके, सैयद जफर इस्लाम, क्यों जवाब दे रहे हैं? खुद प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी की चिट्ठी का। पर आलोक जी, कब तक आपके एमएलए के ऊपर आप एफआईआर करा देंगे? क्योंकि जहां तक तरविंदर मारवा का सवाल है, उसके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। जहां तक रवनीत बिट्टू जी का सवाल है, उनके खिलाफ पीआईएल हो चुका है। यहां तक कि जो संजय गायकवाड़ है महाराष्ट्र में, उनके खिलाफ भी महाराष्ट्र सरकार ने एफआईआर कर दी है। क्या आपकी सरकार तेलंगाना में अपने विधायक के खिलाफ एफआईआर कराएगी? पीआईएल हुई है उनके खिलाफ, रवनीत बिट्टू जी के खिलाफ पीआईएल हुई है कोर्ट में। पद्मजा जी, आप अपने विधायक के खिलाफ कर दीजिए ना एफआईआर, आपकी सरकार है वहां पे। नहीं, पीआईएल होना एक अलग बात है। क्या दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की है, हाँ या ना? मैं पता करती हूँ, पर हमने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट दी है, मुझे इतना तो एश्योरेंस दीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, जो कहा है गलत कहा है। आप ये मांग करेंगे कि आपके विधायक के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए? देखिए, सवाल दोनों से पूछे जाएंगे। आपके विधायक के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। बात कही है मैंने, एक मिनट पद्मजा जी, मैं उत्तर दे रहा हूं। पद्मजा जी, मैं उत्तर दे रहा हूं। मैंने कहा अगर वो बाइट मैंने सुनी नहीं, सुना देते हैं, एक बार फिर से सुना देते हैं। दूसरी एक बार ये बात कही है और उसका मतलब ये, एक मिनट सुनिए ना प्लीज भाई। नहीं सुना दीजिए उनको बाइट पर पद्मजा जी। आपकी सहूलियत के लिए सुना रही हूं, एक बार जल्दी सुना देते हैं। एक बार चला दीजिए इनको बाइट।
ठीक है, एक बात सुन लीजिए। गजब है यार, मतलब टीवी चैनल ही जो है एंकर ही बीजेपी बने हुए हैं पूरे। सर अभी तो आप हमारी प्रशंसा कर रहे थे, जब तरविंदर मारवा की हमने बाइट सुनाई तो सवाल दोनों से ही उसी तरीके से पूछे जाएंगे और दोनों का ही सेंटेंस तो पूरा हो जाने दिया कीजिए। चलिए अपना सेंटेंस पूरा कीजिए, मैं आपकी सहूलियत के लिए चला रही हूं। होड़ लगी हुई है सच में कि मोदी जी के क्लोज कौन है, कौन शो करेगा। जी एक सेकंड, गजब है भाई। चलिए अपना बात पूरी कीजिए। सेंटेंस पूरा नहीं होने देते एंकर्स, उनको लगता है कि बीजेपी मुझसे नाराज ना हो जाए। मैं बोल रहा हूं, कम से कम बोल तो लेने दीजिए मुझे। सर कोई मुझसे नाराज नहीं है, झूठी नैरेटिव पर आ गए। मुझे उसकी भाषा में भी मुझे उसकी कतई भी चिंता नहीं है। आप अपनी बात पूरी कीजिए, दो लोग कूद पड़ेंगे, एंकर से लड़ाई करेंगे। मेरा कहना है अब ये दूसरा शुरू हो जाएगा, सब एकजुट हैं, ये सब मिले हुए हैं। मैं फिर और नहीं आप सबसे अच्छे हैं। वीरेंद्र जी आप प्लीज 2 मिनट उनको अपनी बात पूरी करने देंगे, बोलिए। अरे बात कीजिए, अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। देखिए 3 लोग बोल रहे हैं मेरे बीच में, तीनों भाजपाई हैं। फिर मैं कहूंगा कि अगर उसने ये स्टेटमेंट दी है एमएलए ने, मैंने नहीं सुनी, मैंने टीवी 9 पे आके ही पहली बार ये न्यूज सुनी, मैं उसके बाद कहूंगा अगर वो बात सच है तो जो सख्त से सख्त लीगल कार्रवाई है वहां की सरकार को करनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से, और इसी टीवी चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, कोई लाग लपेट नहीं होगी मेरे शब्दों में। हम इंतजार करेंगे। लेकिन मुझे पद्मजा जी आप बताइए, क्या तरविंदर मारवा ने, एक मिनट फिर आप बोलने लगेंगे बीच में, तरविंदर मारवा ने जो स्टेटमेंट दी वो आपने भी चलाई अभी, वो 36 सेकंड का ऑडियो टीवी 9 से ही मेरे पास है। क्या उसके ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी अभी तक? 4 दिन हो गए दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट दी, एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी कि नहीं? मेरे पास 36 सेकंड की पूरी बाइट है, उसके बाद भी ये लोग राहुल गांधी पे होनी चाहिए थी कि नहीं शर्मा जी? पद्मजा जी उनकी मदद कर रही हैं। नहीं, मैं किसी की मदद नहीं कर रही हूं सर, ये बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल गलत है। मैं सिर्फ सत्य के साथ हूं, फैक्ट्स के साथ हूं। फैक्ट किसी ने यहां पर गलत बताया तरविंदर मारवा का, मैंने उनकी भी बाइट चलाई है और अब मैं आपके एमएलए की भी एक बार बाइट चला दूंगी, फिर आप जवाब दीजिएगा सैयद जफर इस्लाम कि अगर चिट्ठी लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या प्रधानमंत्री को उस पर जवाब देना चाहिए? एक बार सुन लेते हैं उन्होंने क्या बोला। మేము కూడా ప్రకటిస్తున్నాం, ఏజే కానపూర్ శాసనసభ్యులు నేను కూడా ప్రకటిస్తున్నాను, అతని తల్లిని ఎవరైతే తీసుకొస్తారో మా నాన్న సంపాదించిన భూమి 1 ఎకరం 38 గుంటలు నేను కూడా రాసిస్తాను. తప్పకుండా మేము కూడా ప్రకటిస్తున్నాం, ఏజే కానపూర్ శాసనసభ్యులు నేను కూడా ప్రకటిస్తున్నాను, అతని తల్లిని ఎవరైతే తీసుకొస్తారో మా నాన్న సంపాదించిన భూమి 1 ఎకరం 38 గుంటలు నేను కూడా రాసిస్తాను. सैयद जफर इस्लाम, प्रियंका गांधी कहती हैं प्रधानमंत्री जी की आस्था अगर लोकतांत्रिक मूल्यों, बराबरी के संवाद और बुजुर्गों के सम्मान में होती तो इस पत्र का जवाब वो खुद देते। इसकी बजाय उन्होंने नड्डा जी की ओर से एक हीनतर और आक्रामक किस्म का जवाब लिखवाकर भिजवा दिया। 82 बरस के एक वरिष्ठ जन नेता का निरादर करने की आखिर जरूरत क्या थी? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी उस पार्टी के क्या हैं? साइकोफेंट है, वो मानते हैं इस बात को, लेकिन उसके अलावा भी वो पार्टी अध्यक्ष भी है। और मैं इनको अंग्रेजी में बट बोलता हूँ, हिंदी में अच्छा नहीं लगता कि चापलूसी करते हैं परिवार की, अच्छा नहीं तो साइकोफेंट बोलता हूँ मैं, पार्टी के अध्यक्ष। तो लेकिन नहीं वही कह रहे हो तो नहीं, ठीक है, तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने दिया तो क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई अध्यक्ष को जवाब अध्यक्ष ही तो देंगे। और अगर आपको इससे दिक्कत है कि मतलब आपके पार्टी का अध्यक्ष बड़ा है और मेरे पार्टी का अध्यक्ष छोटा है, जबकि हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका अध्यक्ष अगर जवाब देता है तो आपको उस जवाब को सुनिए। दूसरी बात, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी जी को किस तरह का प्रोजेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, देश तोड़ने से वाली बातों से क्या राहुल गांधी जी मशहूर हो जाएंगे? कहाँ चला गया उनका मोहब्बत की दुकान? इन नफरती जो अंदाज है उनका, वो मोहब्बत की दुकान कहाँ चले गए? वहाँ ग्राहक नहीं आए क्या? वहाँ कोई ग्राहक नहीं आए क्या इनके नफरत मोहब्बत की दुकान में? इसलिए कि खुद ही नफरत फैलाते हैं, तो मोहब्बत की दुकान में कौन आएगा इनके? हकीकत यह है कि खड़गे जी को इस तरह के राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनके इशारे में उनको कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं है। Z+ सिक्योरिटी में रहते हैं, हाईएस्ट सिक्योरिटी रहती है उनकी, चारों तरफ उनके हर तरफ जो है छावनी की तरफ पुलिस रहती है। तो क्या भाई, उससे ज्यादा क्या चाहिए? मानसिकता क्या है कि हम राजा महाराजा हैं, मैं उत्तर देता हूं, और बाकी लोग जो है प्रजा है। ये मानसिकता से हट जाना चाहिए। और वही मानसिकता जो है जो उनके प्रेसिडेंट के भी दिमाग में है कि हमें तो इनके ये राजा महाराजा हैं
और हम उस मानसिकता से आए हैं कि हम इनकी सेवा करने वाले हैं। अरे भाई प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के तो गद्दी का लिहाज कीजिए। ठीक है, अध्यक्ष की चिट्ठी का जवाब अध्यक्ष ने दिया। आलोक शर्मा, मैं तो सिर्फ आप सोचिए एक और चीज बोल रहा हूँ कि ये कहते हैं कि मोदी तेरी ये करेंगे, मौत का सौदागर और इतनी सारी बातें जो करते हैं, उस वक्त इनको नहीं आता कि मोदी जी को इतनी गालियां देते हैं, तभी कहाँ चला जाता है सारी बातें, कहाँ स्टैंड उस वक्त क्यों नहीं लेते पार्टी के खिलाफ। अब अभी कहा था मोदी तेरी कबर खुदवाएंगे, उसके बारे में क्या क्या आपने लोगों के साथ क्या एक्शन किया? पद्मजा जी, ठीक है, आलोक बताइए क्या कार्रवाई की? पद्मजा जी, देखिए दो चीजें होती हैं पद्मजा जी। एक चीज होती है कि नफरती भाषण देना, किसी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना, और दूसरा होता है धमकी देना। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। अब कांग्रेस की विधवा किसने कहा था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था, खूनी पंजा किसने कहा था, तमाम चीजें हुई, लेकिन उसके ऊपर आपत्ति दर्ज की गई। एफआईआर तक की बातें जब आई, जब जीभ काट कर लाने की बात आई, और बिट्टू ने जब आतंकी कहा, हमने सिक्योरिटी की चिंता इसलिए की कि हमने दो प्रधानमंत्री अपने चिथड़े होते शरीर के देखे। इनके यहाँ की चूहिया नहीं मरी, इनको बलिदान क्या होता, शहादत क्या होता नहीं पता है। अब बात आती है विदेशों में जाकर राहुल गांधी जी ने कभी भी कोई शब्द एक गलत नहीं बोला, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की 6 क्लिप है मेरे पास, 6 देशों की। वो वहां जाकर कहते हैं कि 2014 से पहले जिन लोगों ने यहां जन्म लिया था उनको देश में शर्म आती थी। ये देश क्या सांप सपोलों का देश था? नहीं, ये इस चीज आप ही बता दीजिए पद्मजा जी, आपका भी जन्म 2014 से पहले हुआ होगा। इस बात पर आपत्ति जता रही है कि जेपी नड्डा जी ने सवाल चिट्ठी का जवाब क्यों दिया, नड्डा जी ने चिट्ठी क्यों लिखी। उनका कहना है कि भाई अध्यक्ष की चिट्ठी का जवाब अध्यक्ष दे रहे हैं, क्या आप नड्डा जी को कमतर समझते हैं? क्या आप उनको अपमानित नहीं कर रहे हैं ये कह के कि नड्डा जी चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? अब देखिए, अब नड्डा जी की अपनी पार्टी में ही कुछ नहीं चलती, उनको हाथ पकड़ के पीछे फेंक देते हैं अमित शाह जी। हमारे यहाँ कोई एक इंसिडेंट इस तरह का हुआ हो तो बताइए। और आपके अपनी पार्टी सीरियसली नहीं लेती हो, जिस पार्टी जिस अध्यक्ष नहीं, आपके यहाँ तो चापलूसी चल रही है भाई। अध्यक्ष हैं आपके यहाँ तो वो किसी के रहमो करम पर बने हुए अध्यक्ष हैं। अमित शाह जी, एक मिनट भाई, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप मुझे बता दीजिए नड्डा जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था? वो रहमो करम पर नॉमिनेटेड अध्यक्ष हैं। जब चाहेंगे हम उनको उतार के फेंक देंगे, इसलिए हम उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी ने भी कहा था कौन नड्डा जी का स्वयं का पता नहीं क्या पोजीशन है अपनी। वो स्वयं कई बार नाराज होकर मीटिंग से बाहर भागते हुए नजर देखे गए। की बात कर रहे हैं और आप किसी और पार्टी के अध्यक्ष के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, में हैं, तो फिर तो ये भी सही नहीं है ना आलोक शर्मा जी। मैंने क्या भाषा गलत बोल दी? मैं जवाब देता हूं। नहीं, कहना कि उनको कोई कुछ समझता नहीं है, उनको उठा के उनको अमित शाह जी हाथ पकड़कर पीछे, मैं जवाब देता हूं, भी एक पार्टी के अध्यक्ष है। मैं जवाब देता हूं। मैंने उठा के नहीं बोला शब्द, उठा के शब्द इस्तेमाल नहीं किया मैंने। मैं जवाब देता हूं पद्मजा जी, मैंने उठा के शब्द इस्तेमाल नहीं किया, ये आप जोड़े मत। ये मैं जवाब देता हूं पद्मजा जी, मुझे मौका दीजिए, इसका जवाब दूंगा मैं। हाथ पकड़ के पीछे फेंक दिया था, देखिए क्या ये सच है कि नहीं? जवाब सैयद जफर इस्लाम, पद्मजा जी, आप बीजेपी का कितना भी बचाव, सरासर झूठ है। बीजेपी का बचाव करूंगी। भाषा और शिष्टाचार सबके लिए एक समान ही होनी चाहिए। अगर आपको सम्मान चाहिए तो सम्मान देने की भी जरूरत है ना। आप किसी और पार्टी के अध्यक्ष के लिए कहें कि उनको पीछे कर दिया, फेंकने का शब्द उनको कोई पार्टी में कुछ समझता नहीं है, उनकी पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी के अध्यक्ष सम्मानित, दोनों में बहुत फर्क होता है। चलिए सैयद जफर इस्लाम, आप भी हैं सैयद जफर इस्लाम। पद्मजा जी, सबसे पहले ये राजशाही की मानसिकता वाले लोग ये आम नागरिक को इसी तरह से जो है उनका अपमान करते हैं। नड्डा जी एक साधारण परिवार के हैं, इनको अपमान कर रहे हैं। एक मिनट सुनो भाई, तुम राजशाही, तुम लोग तुम्हारे राहुल गांधी जी राजशाही है, इसलिए तुम उनकी चापलूसी कर रहे हो। आप लोग, आपके अध्यक्ष क्या हैसियत है? आपके अध्यक्ष की क्या हैसियत है? वो पीछे खड़े रहते हैं, सोनिया गांधी के पीछे खड़े रहते हैं, वो राहुल गांधी जी के पीछे खड़े रहते हैं, उनकी चापलूसी पूरा समय निकाल देते हैं। अरे भाई, उनकी चापलूसी आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री भी पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरा सम्मान देते हैं। आप क्या सम्मान, राहुल गांधी भी सम्मान देते हैं, खड़गे बोलते हैं, खड़गे जी भी नहीं, खड़गे शाह जी ने खड़गे से एड्रेस करते हैं। खींचा था कि नहीं खींचा था? मान समझ आप ही के कार्यालय में। अरे कुछ नहीं किया, आप गलत विजुअल का मत इस्तेमाल कीजिए। मैं अपमानित नहीं करना चाहता, दिखाइए गलत विजुअल है, ऐसे हाथ पकड़ के और पीछे फेंक दिया। मुझे सब कुछ मालूम है, उस मीटिंग में मैं भी था। वो गलत बात मत बताइए, गलत तरीके से मत दिखाइए।
हकीकत ये है राजनाथ कि सिंह आप जी लोग को की किस तरह से राजशाही वाली फूल मालाओं से बाहर मानसिकता निकाला है, और था, इसलिए पता हो आप ना? आम नागरिक वाली पार्टी जो है ना, उसको आपको राजशाही की दिक्कत हो रही है। मानसिकता उस व्यक्ति की आपके यहाँ कहता है देखिए कोई ठीक है, आपके यहाँ भाषा की अकेला बात हो रही सफरधारी, है, वापस राजकुमार राजशाही की भाटी जी को लाना हम चाहती बोल रहे हूँ। थे, एक हमारी और नहीं है। एक और नहीं। ट्वीट है, जब भाषा की बात हो रही है राजकुमार एक मिनट, भाटी जी, एक ठीक है, अपनी मिनट। बात पूरी कीजिए सैयद जफर इस्लाम। नहीं, एक मिनट देखिए, इनमें दोहरा, देखिए बात बताइए, एक अकेला सब पर भारी किसने बोला था? दोगलापन नहीं बोल रहे, दोहरापन बोल रहे। ये कितनी अरे भाई, अहंकार की भाषा दोगलापन नहीं थी? बोल रहे, दोहरापन जो आपको दोगलापन नहीं बोल रहे। अरे नहीं, मुझे बताइए, ये एक एक करके प्लीज। भारी किसने बोला था? नहीं कोई संसद बोलना में खड़े चाहिए, होके। नहीं कोई नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये पूरे टाइम बोल रहे हैं। नहीं, बताइए ना भाई, आप राजनीतिक डबल मानसिकता स्टैंडर्ड है, पता नहीं कौन-कौन से मानसिकता है, शब्दों का इस्तेमाल कर ठीक रहे है, हैं। हम लोग को राजकुमार आप भाटी जी, बताइए, अखिलेश यादव ने, अखिलेश यादव जी ने ये ट्वीट करके कहा, उसको लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये कैसी भाषा है, ताकत वहीं से मिलती ये है। क्या पॉलिटिकल अटैक है या ये कोई पर्सनल व्यक्तिगत अटैक है। उन्होंने कहा, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु के वेश में घूमते, जग में धूर्त अनंत। धूर्त, और आज हम सुचिता की बात कर रहे हैं। नहीं, हाँ मैं बोल रहा हूँ, नहीं इसमें कौन सी बात गलत कही उन्होंने? ये तो अकेले अखिलेश जी थोड़ी कह रहे हैं, बहुत विद्वान, बहुत विचारक, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े समाज सुधारक ये कह गए हैं कि साधु की और महात्मा की पहचान वर्दी से नहीं होती, वेशभूषा से नहीं होती, उसके आचरण से, उसकी भाषा से, उसके कर्म से होती है। कबीरदास बहुत पहले लिख गए थे कि मूंड मुड़ाए हर मिले तो हर कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूंडने भेड़ न बैकुंठ जाए, माला फेरत जग मुआ, मुआ ना मन का फेर, कर का मन का डालते मन के मन का फेर। अखिलेश जी आज थोड़ी कह रहे हैं, तो सब मानते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर राजनीति कर रहा हो, और राजनीति भी बहुत आक्रामक कर रहा हो, अपने विरोधियों पर हमले करता हो, अपशब्द भाषा बोलता हो, धमकी देता हो, गाड़ देने की, मार देने की, गर्मी शांत करने की, या अपमानित करता हो, तो उस व्यक्ति को अपने आप को महंत और साधु कह के विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए। साधुओं की कभी ये भाषा नहीं होती है जो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं। तो किसको साधु धूर्त की बोल रहे हैं? पहली पहचान ये होती है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से मुक्त होते हैं। तो काम, मुख्यमंत्री को क्रोध, धूर्त बोल मद, रहे हैं? लोभ, मोह से मुक्त होते हैं। योगी जी जितना क्रोध करते हैं जी, क्या मुख्यमंत्री को धूर्त बोल, ये धूर्त किसके लिए योगी बोल जी रहे हैं? जिस तरह क्रोध करते हैं, और जिस, अरे वो किसी का नाम लेके नहीं, वो कह रहे हैं बहुत से धूर्त, क्या बहुत से साधु के वेश में धारण किए हुए लोग आज जेल में नहीं पड़े हैं? क्या रेप में, हत्याओं में सजा तक नहीं हुई है? क्या लोग ठगी नहीं करते हैं साधु का वेश धारण करके? उन्होंने कहा वेश धारण करके तो बहुत धूर्त धोखा करते हैं। अच्छा। लेकिन साधु, असली साधु कर्म से, भाषा से और चरित्र से पहचाना जाता तो है। ये किसी एक व्यक्ति इसमें क्या विशेष गलत के कहा बारे है? में नहीं बोल रहे हैं। इसे समझने की जरूरत है। और योगी पद्मा आदित्यनाथ जी। किसी भी दृष्टिकोण से साधु नहीं है और योगी नहीं है। जो एएनआई के कैमरामैन को उन्होंने शब्द बोले थे, कोई साधु बोल सकता है, कोई महंत बोल सकता है, धीरेन्द्र कोई सिन्हा। योगी बोल सकता है? जिस तरह का क्रोध वो करते हैं पद्मा विधानसभा जी। के अंदर खड़े होकर, असभ्य भाषा बोलते हैं, कोई साधु योगी बोल सकता है? वो धीरेन्द्र- राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन्हें खुल के राजनीति की ये कहना चाहिए कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं। राजनीतिक व्यक्ति की आलोचना भी होगी, विरोध भी होगा, आपस में बहस भी होगी। है। साधु कह के अपने आप को बचाने की कोशिश करें, पर्दे में छिपने की कोशिश करें, वो गलत है। अगर आप साधु बनना वो चाहते किसी हैं का अपमान तो नहीं कर रहे मुख्यमंत्री की धीरेन्द्र जी, कुर्सी सिर्फ छोड़िए, आईना अपने दिखा बढ़िया रहे हैं, ये। कह रहे हैं राजकुमार और अगर भाटी। आप सिर्फ आईना दिखा रहे हैं। नहीं देखिए, योगी जी की भाषा अपराधियों को, पद्म झा जी, उनको सीधे सीधे लग जाती है, चाहे वो किसी भी भेष में हो, चाहे कितना बड़ा कुर्ता पहन ले, पैजामा पहन ले, टोपी पहन ले। 12 मुकदमे थे नेता योगी जी के रूप खिलाफ, में अगर 12 कोई- मुकदमे थे योगी और जी के अगर- खिलाफ, और अगर इस जिनमें तरह के हत्या, अगर दंगा, भाषा बोली जाती है, छेड़छाड़, तो आगजनी, वो रास्ता नेता रोकना, नहीं हो सकता। 12 मुकदमे थे अपराधी योगी जी के कुर्ता खिलाफ। अपराधी पहन ले, कौन है? बंडी लगा ले, उसके बाद उसको अपराधी ही रहेगा। तो जिस पार्टी के तीक प्रतीक रहे हो पद्म झा जी, उनको ऐसी भाषा तो चुभेगी ना। उन्होंने क्या गलत बोला है? अगर उन्होंने किसी अपराधियों को अगर थ्रेटनिंग दिया है कि हमारे यहाँ कानून का राज होगा, तो इस पर तो ऐसे भी किसी को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी चाहती है अपराधियों का तांडव भी उत्तर प्रदेश में होता रहे? मुझे लगता है कि कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चाहेगी। तो फिर दर्द उन्हें क्यों होता है अगर किसी अपराधियों को, 10 सेकंड देना किसी मुझे, केवल 10 सेकंड। किसी अगर अरे मुझे बोल लेने दीजिए भाटी साहब, आप फिर बोल लेना। अगर कोई बलात्कार के ऊपर में आरोप अरे लगता बोलो, है आप बलात्कार चिल्लाओ का, यार, मैं आपको तो रोक रहा हूं। उसके लिए फिर
उसके बाद फिर वहां पे बोला जाता है कि उसका नार्को करो, उसका डीएनए करो। क्या इससे अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ता पद्मजा जी? मुझे आप ये बताइए, अगर उन लोगों को सरकार के मुखिया, सरकार के मुख्यमंत्री अगर चेतावनी देते हैं तो इस बात पर आलोचना की जाती है विपक्ष के उत्तर प्रदेश के द्वारा। राजकुमार तो क्या जी, इस तरह की बात पहले कहना राजकुमार कि जी, माफिया महंत में कुछ फर्क नहीं है, फिर कहना कि कोई धूर्त है, और फिर ये कहना कि भाषा का स्तर क्यों गिर रहा है। लाइट बंद हो गई। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी इनके यहाँ विधायक बहुत दल के नेता आपराधिक चुने कुर्ता गए थे। पैजामा उस पहन दिन के एक नेता बने बहुत हुए बोलिए बोलिए राजकुमार अरे जी। यार धीरेंद्र भाई, आपकी बात होगी, अब हमें अपनी बात कहने दो। बहुत ही एक प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल ने एक खबर लगाई थी, कहो तो मैं उसका नाम भी बता दूंगा आप कहेंगी तो, या मैं वो भी दिखा दूंगा आपको स्क्रीनशॉट भी। उसमें लिखा उन्होंने, योगी आदित्यनाथ पर मर्डर के आरोप में दफा 302 सहित कई धाराओं में दर्ज हैं 5 बड़े मुकदमे, दोषी साबित होने पर सजाए मौत भी संभव। तो अपराधी कौन है? अखिलेश यादव के खिलाफ तो कोई 323 का भी मुकदमा नहीं है, गाली गलौज तक का भी नहीं है। जिस व्यक्ति के खिलाफ 12 मुकदमे थे और मुख्यमंत्री बनकर अपनी कलम से मुकदमे वापस ले लिए, आज वो पाक साहब बनते हैं। धीरेन जी, और जो आदमी 151 की कार्रवाई होने पर लोकसभा के अंदर धार धार रोया था आंसुओं से, वो आज धमकी देता है गर्मी शांत करने की। धीरेन जी, केवल 151 का मुकदमा हुआ था, रोए थे लोकसभा के शांत अंदर। करने की बात अपराधियों को दी जाती है, अब गर्मी निकालते हैं, सामाजिक तत्वों को दी जाती है। अब गर्मी, थोड़ी पावर आ गई तो गर्मी निकालने लगे। जब पावर नहीं थी तो रोते थे, तब पुलिस इतनी खराब थी। आज पुलिस इतनी अच्छी हो गई कि गोली मार रही है पुलिस लगातार। अपराधी गलबैया नहीं कर सकते। आपके यहाँ अपराधियों की इज्जत है, एनडीए गठबंधन में अपराधियों की कोई इज्जत नहीं। सारे अपराधी तो बीजेपी में भरे पड़े हैं, सारे रेपिस्ट, सारे हत्यारे तो बीजेपी में भरे पड़े हैं। चाहे मुख्तार हो, अतीक हो, चिन्मयानंद कौन है? चिन्मयानंद किस पार्टी में? किनके यहाँ में गिरवाऊं? आज कुलदीप सेंगर किस पार्टी में? आपकी सरकार बनी है, और जिसने आपने तो मायावती और जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ खुद 12 मुकदमे थे, वो अपराधी है या नहीं है? क्या बात करेंगे? तो अंततः होगा यही। मुख्यमंत्री के खिलाफ में अभी 2024 के चुनाव खत्म हुए हैं, उसमें कितने आरोप लगाए गए थे कि भाषा का स्तर गिर गया है, आलोक शर्मा जी। अब 2029 आते आते जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, चीजें और खराब ही होंगी और हम एक दूसरे पर बस उंगली उठाते रहेंगे। क्या यही होने वाला है अगले 4 सालों में? देखिए, मुझे लगता है पद्मजा जी पूरी तरह से जब से मोदी जी आए हैं और मोदी जी के पार्टी के लोगों के, मतलब मंत्रियों के इस तरह के बयान आए हैं, आप देखिए गिरिराज सिंह के क्या क्या बयान आए हैं। जो इनसे सवाल पूछ ले वो नक्सली हो जाता है, जो रोजगार मांग ले वो नक्सली हो जाता है, जो किसान आंदोलन में लोग खड़े हो जाए अपना हक मांगने के लिए वो आतंकवादी हो जाते हैं। ये इनके ऑन रिकॉर्ड बयान है। एडीआर की स्पीच, एक मिनट प्लीज रुकिए ना यार, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। एडीआर की रिपोर्ट, अरे भैया आप पन्नू वाले स्टेटमेंट बताइए, बढ़ गई। आप देश के दुश्मनों के साथ क्यों खड़े रखते हैं? आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्या कहा? सुनिए ना, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने किसका सपोर्ट किया? अरे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने किसका सपोर्ट किया? पहले इसके बाद बताइए। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री भी कहता है कि वो मेरे पेज पे दोनों, चुप हो जाऊंगा। नहीं दोनों पेज, अरे आप तो चुप हो जाऊंगा। पाकिस्तान क्या कहता है उसको आप सुनिए, हम नहीं सुनेंगे। बोल ही रहे थे, मैंने आपको, मेरा मानना है पद्मजा जी, पाकिस्तान क्या कहता है वो पाकिस्तान और बीजेपी की जुगलबंदी है। हमारे बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कि कहीं ना कहीं अब बात आती है कौन किसके साथ खड़ा और कौन किसके साथ गया, और इसीलिए कई बार आप नेशनल सिक्योरिटी, पद्मजा जी मेरा कई बार आप जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। नहीं रोकेंगे, आप रोक नहीं पाएंगे। नहीं आपका टर्म नहीं था, आप रोक नहीं पाएंगे पद्मजा जी इनको। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। आप बोल रहे थे ना हमारे टर्म में। सैयद साहब, अगर आप उनको बोलने नहीं देंगे आप इनको तो किसी भी तरीके की डिबेट कैसे होगी? मजबूरी नहीं समझ में आ रही थी, और फिर हम एक दूसरे से कहेंगे कि डिबेट का जो है स्तर गिरता जा रहा है, डिबेट की क्वालिटी खराब हो गई है। हम ही एक दूसरे पे चिल्लाते हैं। चलिए 30 सेकंड बोलिए आलोक जी, फिर आपको मैं वक्त दूंगी। बीच में बिल्कुल सैयद जफर इस्लाम, मैं इसके बाद आपको भी वक्त दूंगी। 30 सेकंड आलोक जी। लेकिन ये पूरे जाता है इनको आप देखिएगा उनको कौन कहां जाता है और किससे मिलता है, तो पूरा देश में देखा। पूछना है क्या देखिए अभी दोनों बीच में बोलेंगे क्योंकि फंसे हुए हैं ये लोग। जवाब पद्मजा जी आप बताइए, आडवाणी जी जब गए थे, अरे भाई
गजब है। जिन्ना जी की मजार पे पद्मजा अडवाणी जी गए एक थे। सवाल ले लीजिए। चलिए, अडवाणी ठीक जी है। क्या जिन्ना की सारी बातों से सहमत हैं? सवाल पहला पन्नू सवाल। पे जवाब दूसरा जिन्ना का सवाल। होगा पद्मजा यही, जी और अगर यही बिहार हम के रोज बस देखते में बैठकर हैं। नवाज शायद शरीफ से इसी गए तरीके की चर्चा अब आने वाले सालों और में नवाज हमें देखने शरीफ को ने मजबूर होना कारगिल पड़ेगा। करवाया।